जय हिंद जय भारत। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में अपन सब कुछ एक साथ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे और देन स्ट्रैटेजी की ओर पढ़ेंगे। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को एक साथ लेके आज अपन शुरू करते हैं। और जब एग्जाम में जाते हैं उससे 2 दिन पहले आपको 2 बार सुन के जाना है और आपका पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के आपको मेरे वीडियो को ऑडियो सिस्टम पे सुनना है, क्वेश्चन की तैयारी पूरी करनी है। चलो आ जाइए, जानते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि भारत की मिट्टियां कितनी हैं और कौन सी मिट्टी किस राज्य में है, कौन से तट पर है, कौन सी मुहाने पे पाई जाती है, कौन सी नदी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, उसमें कौन कौन से जो है मिनरल्स होते हैं, किस मिट्टी में कौन से मिनरल होते हैं, किस मिट्टी में कौन से मिनरल नहीं होते, इन सब के बारे में बात करते हैं। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, देन जलोढ़ मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियां पाई जाती है। कुछ मिट्टियां ऐसी भी है जो बाढ़ का पानी आता है और बाढ़ के पानी से वो लेके आती मिट्टी और नदियों के मुहाने पर वो मिट्टी इकट्ठी होती है और नया मुहाना बनाती है। चलो बात करते हैं। सबसे पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? ये पाई जाती है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, असम। देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है जलोढ़। देखिए पंजाब हरियाणा, देन यूपी बिहार, पंजाब हरियाणा, यूपी बिहार, बंगाल और असम। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्या क्या होता है? गेहूं, धान, गन्ना, दालें। गेहूं, धान, गन्ना, दालें। गेहूं, धान, गन्ना, दालें सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कमी क्या होती है कि इसमें पोटास और कार्बनिक पदार्थ बहुत ही जो है पदार्थ कम होते हैं। पोटास और कार्बनिक कम होते हैं। बाढ़ से जल्दी कटाव हो जाता है। अगर बाढ़ आता है तो इस पानी में निकल जाता है, मतलब पानी के साथ निकल जाती है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसे अपन कहते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक। ठीक है, महत्व क्या है? नमी रोकने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। नमी रोकने की क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। कपास की खेती के लिए बहुत ही मशहूर है। कपास काली, यानी याद रहेगा दोनों कैसे है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या आता है? कपास। ठीक है, गीली होने पर चिपचिपी होती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है। गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर दरारें पड़ जाती है और दरारों के कारण जो है पानी अंदर जो है, मतलब हवा, पानी, टेम्परेचर सब अंदर जो है जमीन के अंदर जा सकता है। लाल और पीली मिट्टी ये पाई जाती है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्कन पठार। उड़ीसा, झारखंड, दक्कन और छत्तीसगढ़। ठीक है, महत्व क्या है? बहुत ही आयरन होता है। लाल मतलब आयरन, अपने खून में भी आयरन होता है, वैसे ही लाल मिट्टी है मतलब आयरन होता है। सिंचाई और खाद से उपजाऊ बनती है। सिंचाई अगर इसमें डाल दो, खाद डाल दो तो उपजाऊ बन जाएगी। कमी क्या है? जलोढ़ व काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती। जलोढ़ काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती। पानी रोकने की क्षमता भी इसमें कम होती है, पानी इसमें नहीं रुकता है। फिर आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है केरला, लेटराइट केरला, कर्नाटक, उड़ीसा। केरला, कर्नाटक, उड़ीसा। केरला, कर्नाटक, उड़ीसा पाई जाती है। चाय, कॉफी, काजू के लिए उत्तम होती है। चाय, कॉफी, काजू के लिए बहुत ही बेस्ट है। चाय, कॉफी, काजू के लिए बेस्ट है। सूखने पर ईंट जैसी सख्त हो जाती है। अगर लेटराइट मिट्टी सूख जाती है तो ईंट जैसी हो जाती है। ठीक है, चाय, कॉफी, काजू। चाय, कॉफी, काजू के लिए इंपॉर्टेंट है। कमी क्या है? पोषक तत्व से गरीब होती है, पोषक तत्व कम होते हैं और खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होती है लेटराइट मिट्टी। शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी होती है राजस्थान। नाम से समझ में आ जाता है, शुष्क मतलब सूखा और सूखी मिट्टी मतलब राजस्थान। याद करते हैं, सूखा मतलब राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जो राजस्थान के बॉर्डर पे है लगभग, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में है। बाजरा, जो जैसी सूखा प्रतिरोध क्षमता सिंचाई हो तो खेती संभव होती है। कमी क्या है? नमी होती है और जैविक पदार्थ, नमी और जैविक पदार्थ बहुत ही कम होता है क्योंकि सूखा होता है और वो खरखर वाली मिट्टी होती है, ये चिपकती नहीं अपने ऊपर और ये रेगिस्तान में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में नमक ज्यादा होता है और उपजाऊपन कम होता है। नमक ज्यादा होता है, कहते हैं नमक सबसे ज्यादा किसमें होता है? शुष्क मिट्टी में। उपजाऊपन भी कम होता है। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन्स, हिमालय क्षेत्र जैसे जेके, जम्मू कश्मीर, एचपी, उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, जो पहाड़ी इलाका है वहां सब में पाई जाती है। महत्व है ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होते हैं। ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होती है। फल, मसाले, चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। फल, मसाले और चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। पतली और पथरीली ढलान पर कटाव ज्यादा होता है। पतली और जो पथरीली होता है उन पर कटाव ज्यादा होता है।
लवणीय और क्षारीय मिट्टी ये होती है यूपी, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में। यूपी, पंजाब, हरियाणा के, यूपी हरियाणा में तो रहती है, पर पंजाब के कुछ हिस्सों में पाई जाती है लवणीय क्षारीय मिट्टी। जिप्सम डालकर सुधार संभव हो सकता है, इसमें जिप्सम डालो सुधार हो जाता है। कुछ खारी फसलें उग सकती है, ठीक है। कमी क्या है, नमक क्षार ज्यादा होता है, फसल रुक जाती है, जल निकासी की समस्या होती है। इसमें नमक ज्यादा होता है इसलिए फसल रुक जाती है और जल निकासी की समस्या इसमें आती है। फिर आता है पीट व दलदली मिट्टी। पीट व दलदली मिट्टी, पीट व दलदली मिट्टी स्थान है केरल तट में, सुंदरवन में। केरल तट और सुंदरवन में, केरल तट और सुंदरवन में, ठीक है। जैविक पदार्थ से समृद्ध होती है, जैविक पदार्थ से समृद्ध होती है। धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट है, धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट है पीट व दलदली। बहुत ज्यादा अम्लीय होती है, बहुत ज्यादा अम्लीय होती है और पोटास और फॉस्फेट नहीं होता है, पोटास और फॉस्फेट नहीं होता। अब होता है भारत की, अब मैंने बताया करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे या कुछ डिफरेंट चीजों के, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें शायद सिलेबस के इर्द गिर्द है, एकदम सिलेबस में नहीं है पर इर्द गिर्द है, फिर भी वो क्वेश्चन पूछे हुए, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। चिकन नेक, अब चिकन, जो चिकन है उसकी नेक कैसी होती है, मुर्गे की गर्दन का शेप होता है। कैसा होता है, मुर्गे की गर्दन का शेप, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है ये, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भारत की चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है। भारत का चिकन नेक पश्चिमी बंगाल स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह जमीन की एक सकरी पट्टी होती है जिसकी चौड़ाई लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। ये चिकन की नेक जैसा होता है, सिलीगुड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो है एक जमीन की सकरी पट्टी है और 20 से 22 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से घिरा हुआ है और देश के व्यापार सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सिलीगुड़ी नेक या चिकन नेक। इसे चिकन नेक क्यों कहते हैं, इसे गलियारा का आकार नक्शे पर मुर्गे की पतली गर्दन जैसा होता है, मुर्गे की पतली गर्दन जैसा होता है, इसीलिए गर्दन सिर को शरीर से जोड़ती है। वैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ती है, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी चिकन नेक। भारतीय चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, 1949 विभाजन के बाद भारत पाक विभाजन हुआ, उसके बाद भारत के विभाजन के समय पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश है वो बन गया है। इसके बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्य से जुड़ने के लिए सकरी भूमि पट्टी होती है। लक्ष्मी, इसमें तभी से सिलीगुड़ी को बहुत इंपॉर्टेंट आया है, महत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा। ये कॉरिडोर भारत की सैन्य आवाजाही सीमा सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संपर्क का माध्यम है, पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, ठीक है। आर्थिक दृष्टि, क्योंकि अपन एक देश से दूसरे देश में जब आदान प्रदान वस्तुएं आ रही है जा रही है तो इसी रास्ते से होके जाती है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। व्यापार, परिवहन, ऊर्जा पूर्ति की सभी प्रमुख स्रोत इसी क्षेत्र से होके गुजरती है। फिर आता है व्हाई द गिनी इंडेक्स इज रॉन्ग अबाउट इंडिया, ठीक है, क्योंकि अपना अब गिनी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। भारत क्या है, विकासशील देश है, ठीक है, हम विकास कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, फिर भी हम पूरे डेवलप नहीं हो पाए। और जब डेवलप कंट्रीज है उसमें गिनी गुणांक इंपॉर्टेंट होता है, बट अंडर डेवलप कंट्री के अंदर गिनी गुणांक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्या होता है, क्यों नहीं होता है, या कितना इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चर्चा में क्यों, भारत 25.5 के गिनी स्कोर के साथ सबसे अधिक समता वाली समाज में से एक है। मुख्य विशेषताएं क्या है, भारत का स्कोर चीन और अमेरिका से कम है। जो भारत का स्कोर चीन और अमेरिका से कम है। चीन का 35.7 है, अमेरिका का 41.8 है। वैश्विक स्तर पर G7 और G20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक समान है। मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी गिनी स्कोर जो है 25 से 30 में आता है। देखिए अपना 25 से 30 है, चीन का 35.7 है और अमेरिका का कितना है, अमेरिका का 41.8 है। मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी गिनी स्कोर 25 से 30 में आता है। स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस जैसी कम असमानता वाले देशों के करीब है। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के अनुसार भारत में 2022-23 में अत्यधिक गरीबी 2.3% तक गिर गई थी। 2011 से 2023 के बीच 17.1 करोड़ अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। गिनी सूचकांक क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यह व्यक्तियों या परिवार के बीच आय या उपभोग वितरण असमानता को मापता है। यानी जो है पूरे देश में जो है एक तरफ बहुत अमीर व्यक्ति है, दूसरा बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उन दोनों के बीच जो असमानता पाई जाती है उसकी खाई को ये मापता है, ठीक है। इसका मापन 0 पूर्ण समानता से 100 यानी 0 होगा तो पूर्ण समानता बताएगा और 100 होगा तो पूर्ण असमानता बताएगा। 0 होगा समानता बताएगा, 100 होगा पूर्ण असमानता बताएगा।
उच्च गिनी आय या उपभोग में अधिक असमानता को बताता है। अगर ज्यादा है मतलब 100 के तरफ जा रहा है 80 90 100 तो उच्च की असमानता को बताएगा। और इसे लो रेंज वक्र के माध्यम से मापा जाता है। प्रोफेसर लो रेंज ने स्टैटिस्टिक्स में भी बताया है और जनसंख्या के जो आय और जनसंख्या के अनुपात को मापता है। फिर आता है यूपीआई। यूपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीआई एक पैसे का भुगतान करने के लिए, रुपयों का या मनी का पेमेंट करने के लिए एक जो हमारी कह सकते हैं हमारी ऐप है। तो उसके द्वारा हम लोग जो है ये 2015-16 के अंदर आई थी। नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यूपीआई नॉट एक्सेप्टेड इन कतर। कतर ड्यूटी फ्री बिकम्स फर्स्ट मर्चेंट। ठीक है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने कतर में यूपी क्यूआर कोड भुगतान को सक्षम करने के लिए कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी की है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एक रियल टाइम त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली है। ठीक है, इससे अपन डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में विकसित किया गया। कब किया गया था? 2016 में विकसित किया गया। ये कैसे काम करता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पर संचालित होता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये एक ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम में कई बैंक खातों को लिंक करने की अनुमति देता है। किस किस को देता है? गूगल पे को देता है, फोन पे को देता है, देन फोन पे के अलावा फोन PAY, फोन PE, पेटीएम और भीम सबको ये मोबाइल फोन का उपयोग करके 24/7 त्वरित फंड ट्रांसफर के लिए सक्षम करता है। मतलब मैं चाहूं तो अगर मैं इसका यूज कर रही हूं तो मैं किसी को भी रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे कभी भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। दुनिया की सबसे रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। ये क्या है? दुनिया की सबसे रियल टाइम प्रणाली। 2024 में यूपीआई ने प्रति महीने 12 महीने से अधिक लेन देन संसाधित किए, जो भारत के खुदरा डिजिटल भुगतानों का 65% कवर करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहाँ है? UAE, नेपाल, भूटान, फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस और अब कतर में भी हो गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। शुभारंभ तिथि हुई 28 अगस्त 2014। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई? ये लागू की गई 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014। प्रत्येक परिवार के लिए बैंकिंग सेवाएं तक पहुंच के सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन करना। प्रत्येक परिवार के लिए बैंकिंग सेवाएं करना कंपलसरी हो गया इसके द्वारा। और वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय दोनों ही इसको करते हैं। फिर खाते की विशेषता क्या है? शून्य शेष खाता। शून्य शेष खाता मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट है। बिना किसी न्यूनतम जमा राशि के खोला जा सकता है। बिना किसी न्यूनतम जमा राशि के ये खोला जा सकता है। बैंक एक्सेस पॉइंट, बैंक शाखा और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आउटलेट पर उपलब्ध होती है। ये कहाँ उपलब्ध होती है? बैंक शाखा और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आउटलेट पर उपलब्ध होती है। रुपे डेबिट कार्ड, ये क्या है? निःशुल्क उपलब्ध है। दुर्घटना बीमा के साथ एटीएम पर उपयोग योग्य है। दुर्घटना बीमा अगर है तो एटीएम पर। चेक बुक केवल न्यूनतम शेष राशि की जो पूर्ति है वो पूरी होने पर जारी किया जाता है। क्या क्या है? शून्य शेष का था, बिना किसी न्यूनतम जमा राशि के, मतलब मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है तो भी मैं इसे बोल सकती हूँ। बैंक एक्सेस पॉइंट, बैंक शाखा और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आउटलेट पर यह उपलब्ध है, किसी बैंक शाखा में उपलब्ध है। रुपे डेबिट कार्ड निःशुल्क उपलब्ध है। दुर्घटना बीमा के साथ एटीएम पर उपयोग किया जा सकता है। चेक बुक केवल न्यूनतम शेष राशि की पूर्ति होने पर जारी किया जाता है। फिर आता है आयु सीमा होनी चाहिए 18 से 59 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 18 से 59 वर्ष। नाबालिग कानूनी अभिभावक के सहयोग से अनुमति देती है। मतलब अगर 18 साल से छोटा है तो अगर उसके अभिभावक है, पेरेंट्स है, तो उसकी अनुमति है और तो कानून उसको मान्यता दे रहा है तो हो सकता है। दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए रुपए कार्ड के उपयोग पर। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तो 2 लाख रुपए और जीवन बीमा 30,000 रुपए 26 जनवरी 2000 से पहले खोले गए खातों के लिए। कितना है? 26 जनवरी 2015 से 30,000 रुपए के लिए। अब आता है ओवरड्राफ्ट सुविधा। क्या होती है ओवरड्राफ्ट सुविधा को? समझते हैं। प्रति पात्र परिवार 10,000 रुपए तक होता है। ठीक है, 6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद 5,000 रुपए हो जाता है। पहले कितना? 10,000 रुपए, पर 6 महीने तक आपने चला लिया तो 5,000 रुपए हो जाता है। कवरेज और प्रभाव, ग्रामीणों पे फोकस है। ग्रामीण, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्र या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र में 66.6% खाते, 66 ग्रामीण या फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में 66.6% खाते और 55.5% खाता धारक महिलाएं हैं। और 55.5% खाता धारक महिलाएं हैं।
बैंकिंग पहुंच कितनी है? 99.95%। बैंकिंग पहुंच कितनी है? 99.95%। गांव में 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है, यानी कितनी? हर गांव के अंतर्गत जो है हर 5 किलोमीटर की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल प्रोत्साहन, मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है, मोबाइल को डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है। डीबीटी सब्सिडी कल्याण योजनाओं के लिए ये प्रत्यक्ष लाभ देता है, जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए प्रत्यक्ष लाभ ये देता है। फिर आता है सौर ऊर्जा और भारत। सौर जो है सोलर एनर्जी की बात करें तो भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर धूप भी आती है और सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया सबसे बेस्ट चल रहा है। हर जन ये चाहता है कि हम सोलर एनर्जी प्लांट लगाएं। तो इसके बारे में बात करते हैं। भारत सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर। विश्व में कितने स्थान पर? चौथे स्थान। विश्व में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। स्थापित ठोस क्षमता 9 वर्षों में 24.4 गुना बढ़कर 66.7 गीगावाट हो गई है। 9 वर्षों में 24.4 गुना, यानी कितनी हो गई है? 66.7 गीगावाट तक पहुंच गई। लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट। कितना लाना है? 500 गीगावाट। ठीक है। 14 राज्य में 39.28 गीगावाट क्षमता और 57 सौर पार्क स्वीकृत हो गए हैं। सौर रूफटॉप क्षमता लगभग 7.9 गीगावाट है। मतलब हम लोग भी अपने रूफटॉप पे हमेशा क्या लगाने की कोशिश करते हैं? सौर ऊर्जा एनर्जी वाले। 2030 तक भारत की लगभग 50% ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से होगी, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 60% होगा। फिर आता है चुनौतियां। सौर सेल के लिए कम घरेलू विनिर्माण क्षमता। मतलब हम सोचते हैं कि हम लोग ले लें, बट अभी तक घरेलू में इतना पहुंच नहीं पाए हैं। फोटोवोल्टिक सेल और उपकरण के लिए चीन पर भारी निर्भरता। हम लोग किस पे डिपेंड हो गए? चाइना पे। घरेलू सामग्री आवश्यकता होती है, मतलब नीति को विश्व व्यापार संगठन में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भले हम लोग सौर एनर्जी प्लांट में हम लोग आगे हैं, चौथा स्थान है, पर हमें एक तो क्या कमी आती है कि हमें चीन से जो सामान है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और फिर हम लोग जब विश्व व्यापार संगठन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सामने। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण सीमित भूमि उपलब्धता और संयंत्र विस्तार में बाधा आ रही है। मतलब हम लोग अगर सोलर प्लांट की बात भी करें, बड़े बड़े प्लांट, तो बड़ी जमीन चाहिए होती है, तो घनत्व ज्यादा है हमारे यहाँ का, तो इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही है कि वहां बनाए लगाए कहाँ इसको, इतनी सारी जनसंख्या है। जनहित याचिका PIL ये होता है, ये क्या है? PIL सोशल एक्शन लिमिटेड, सोशल इंटरनेट, देखिए सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन और क्लास एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। PIL को जनहित याचिका, ठीक है, 3 नाम से जानते हैं, SAL, SIL, CAL, SAL, SIL, CAL, SAL, SIL, CAL। ये जनहित के प्रवर्तन के लिए दायर की गई कानूनी कार्यवाही है जो जनता के कानून अधिकारी दायित्वों को प्रभावित करती है, यानी जनहित याचिका लगाई जा सकती है। उत्पत्ति, इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में, अमेरिका में गैर प्रतिनिधि समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुई थी। ठीक है। भारत में 1980 के दशक में न्यायिक सक्रियता के माध्यम से शुरुआत हुई। किससे हुई है? न्यायिक सक्रियता के माध्यम से शुरुआत हुई है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती इसके अग्रदूत माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते हैं? VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती इसके अग्रदूत माने जाते हैं। जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है? धारा 226 किसी भी उच्च न्यायालय में। जनहित याचिका धारा 226 में आती है और किसी भी हाई कोर्ट में जो आपके आसपास लगता है उसमें डाली जा सकती है। फिर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। ठीक है। जनहित याचिका के उद्देश्य गरीब और वंचितों को न्याय दिलाना। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको न्याय दिलाना। पारंपरिक मुकदमेबाजी से अलग, ये व्यक्तिगत अधिकारों नहीं परंतु कॉमन जनहित पर केंद्रित है। ऐसा नहीं कि मेरी अकेले की, नहीं, पूरे ऑल ओवर जनता की। ये बड़े समूह को प्रभावित करने वाले संवैधानिक कानूनी अधिकारों को उल्लंघन को लक्षित करता है। याचिकाकर्ता कमजोर वर्ग के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन कराना, सामूहिक अधिकारों की रक्षा करना और सार्वजनिक क्षति का निवारण करना। कुल मिलाकर पब्लिक पे, किसी भी गरीब पे या किसी पब्लिक पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जनहित याचिका जारी की जा सकती है। फिर आता है हिममंडल क्या है? बर्फ। हिम मतलब होता है बर्फ। ठीक है। हिममंडल में पृथ्वी की जल प्रणाली के सभी जमे हुए जलीय भाग शामिल होते हैं। पृथ्वी की जलीय प्रणाली में सभी जलीय भाग शामिल है। ये ध्रुवीय क्षेत्र और ऊंचे पर्वतीय हिमखंड, हिम मतलब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होंगे या बर्फ के आसपास के क्षेत्र होंगे, जैसे हिमालय, आर्कटिक, अंटार्कटिका में स्थित हो पाया जाता है। बर्फ, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर प्रतिवर्ष लगभग
बराबर टन बर्फ खत्म हो रही है। कितनी हो रही है? हम क्या कहते हैं बर्फ बहुत है, पर नहीं, ग्रीनलैंड जो कि पूरा बर्फ से डरा हुआ है, केवल बर्फ है, उसका भी 278 अरब टन बर्फ पिघल रहा है। ठीक है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर प्रतिवर्ष 1.5 अरब टन बर्फ का खत्म हो रहा है। ग्रीनलैंड से तो 278 अरब टन और अंटार्कटिका से 155 अरब टन। फिर ग्लेशियर जैसे हिमालय प्रतिवर्ष 220 अरब टन बर्फ का खत्म हो रहा है। बर्फ क्षरण का क्रम आर्कटिक में ज्यादा है, हिमालय में कम है और अंटार्कटिका में मतलब सबसे कम है, आर्कटिक में सबसे ज्यादा हो रहा है। एशिया पर प्रभाव, हिमालय ग्लेशियर पर गंगा, यांगत्से सहित 10 प्रमुख नदियों को जल प्रदान किया जा रहा है। मतलब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय पिघल रहा है, मतलब वहां के बर्फ पिघल रहे हैं, उस बर्फ के पिघलते 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 जो भी नदियां हैं उसमें पानी का बहाव बढ़ रहा है। ठीक है। उत्सर्जन में कटौती के बिना ग्लेशियर के सिकुड़ने से पूरी एशिया में जल पूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जल पूर्ति बहुत ज्यादा हो रही है। पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट, अलास्का और साइबेरिया में परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगा है, साइबेरिया में भी और अलास्का में भी पिघल रहा है। इससे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकल सकती है। ग्रीन हाउस गैसें इसके कारण निकल रही है। जलवायु प्रतिक्रिया चक्रों को ट्रिगर कर सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी से आ सकती है। अब आता है गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। 2 अक्टूबर के बारे में बात करते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ। 156वीं जयंती मनाई है। हमने कौन सी जयंती मनाई है? अभी 2 अक्टूबर को 156वीं जयंती है ना, मनाएगा नहीं, मना ली है हमने। ठीक है। सामाजिक असमानता, जलवायु संकट और वैश्विक संगठन से निपटने गांधी जी की प्रासंगिकता विशेष है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, मतलब बहुत ज्यादा योगदान है उनका। संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसको मनाता है अहिंसा दिवस के रूप में। फिर महात्मा गांधी के बारे में, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। इन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध सत्याग्रह के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, आपको हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के माध्यम से आपको स्वतंत्रता की लड़ाई करनी है। इन्हें राष्ट्रपिता के रूप से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। सत्य, अहिंसा, स्वराज, सादगी और सामाजिक समानता। सत्य, अहिंसा, स्वराज, सादगी और सामाजिक समानता गांधी जी की वर्तमान प्रासंगिकता। अहिंसा शांतिपूर्ण विरोध और डिजिटल सभ्यता का मार्गदर्शन करती है। सत्यता फर्जी खबरों का मुकाबला करती है और जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देती है। सादगी स्थायी जीवन के साथ मेल खाती है। आत्मनिर्भरता स्थानीय अर्थव्यवस्था और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है। आधुनिक शासन में नैतिक नेतृत्व बहुत आवश्यक है, क्योंकि नेतृत्वता गिरती जा रही है। अहिंसा को रोकना, मतलब हिंसा को रोकना होगा, अहिंसा को अपनाना होगा। आधुनिक चुनौतियां सामाजिक विभाजन, पर्यावरण घास, वैश्विक अशांति का समाधान करना होगा। ठीक है। अब ऐतिहासिक मैच, अहिंसा क्रांति और शांतिपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक है। अहिंसा जो है वो क्या है? ये जो है गांधी जी की 2 अक्टूबर की जो जयंती मनाई, क्योंकि वो अहिंसा वाले थे। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चल के ही स्वतंत्रता सेना को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश करी है। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे प्रेरित वैश्विक नेता माने जाते हैं। गांधी जयंती हमें सामाजिक परिवर्तन में सत्य और नैतिकता की शक्ति प्रदान करती है। इस तरीके से आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के बारे में कुछ जो है हमारे, जैसे हमने कुछ करंट अफेयर के बारे में बात करी, हिस्ट्री के बारे में बात करी, देन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी है, क्योंकि हमने जो है कुछ टॉपिक पढ़े इकोनॉमिक्स के भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस तरीके की क्लास केवल एग्जाम में जाएं, उससे पहले सुन के चले जाएं। केवल आपको सुनना है, पूरा क्लास कवर करना है। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।